चल पक्का। तो कहाँ थे? नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो इसकी अकाउंटिंग में हमको क्या करना पड़ता है? लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या है? फॉलोइंग अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। क्या क्या बनता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहला। दूसरा क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। तीन चीजें पूरे के पूरे एनपीओ में बनती हैं। ठीक है, अब एक एक चीज हम समझते हैं कि कौन क्या है। देखो, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तुमने 11th क्लास में कैश बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैश बुक के जैसा होता है। कैश बुक में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको रिसिप्ट हुई है, रिसिप्ट है मतलब पैसा आया है, पैसा मिला है, तो उसको कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड। और यदि पेमेंट किया है, पैसा दिया है किसी को या फिर पैसा गया, तो ये कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड लिखोगे। ये फिक्स रूल है किसका? रिसिप्ट एंड पेमेंट का। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या करता है? इग्नोर करता है टाइम फैक्टर को। मतलब पैसा कब का है कोई लेना देना नहीं है। ये देखना है कि इस साल, यानी जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप अकाउंटिंग कर रहे हो 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, ये 12 महीने की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो इस दौरान आपको जितना भी पैसा मिला है, कहां से मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, कोई लेना देना नहीं है। आपको कैश रिसीव हुई तो आप सीधा सीधा क्या करोगे? डेबिट साइड लिख दोगे। आप पेमेंट करोगे तो किधर लिख दोगे? क्रेडिट साइड लिख दोगे। ये करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। पर ये जो पेमेंट या रिसिप्ट है वो किसकी होना चाहिए? एनपीओ की। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनपीओ से रिलेटेड जितना भी साल भर में रिसीव होगा या पेमेंट करोगे तो उसको क्या करोगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करोगे। टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है। सेम टू सेम जैसा 11th क्लास में कैश बुक था वैसा का वैसा ही, बराबर। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। तो 11th क्लास में जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पढ़ा होगा वैसा का वैसा ही क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि इसमें पूरे एडजस्टमेंट होते हैं और टाइम फैक्टर भी मेंटेन होता है। इसके लिए डिटेल डिस्कशन जब हम इसको बनाएंगे तब करेंगे। बैलेंस शीट वैसे ही बनती है जैसे आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाई होगी। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में तो सिंपली एसेट्स और लायबिलिटी लिखते हैं हम बस, बराबर। लेकिन हो सकता है कि जब आप एनपीओ के अकाउंटिंग करो तो आपको दो तरह की बैलेंस शीट बनानी पड़े, यानी एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़े और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़े। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनानी पड़ सकती है आपको ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए। जो ओपनिंग कैपिटल है उसका बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है। कोई कोई लोग इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं। कोई लोग बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं। अफेयर मतलब वो वाला अफेयर नहीं है ना, हाँ।
एक्चुअल में क्या होता है, जैसे देखो तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, फिर भी समझो, कोशिश करता हूं। अकाउंटिंग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अकाउंटिंग करने के लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग होती है। अच्छा, सिर्फ एएस से ही नहीं होता, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन समझते हो? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इसका मतलब ये है कि 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, 1991 से पहले क्या होता था? आप जिस स्टेट के हो उसी स्टेट में ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, बाहर नहीं जा सकते। 91 के बाद क्या हुआ? लिबरलाइजेशन हुआ, लाइसेंसिंग खत्म हुई, और जो ये बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स, व्यापार जो लगाम लगी हुई थी, उसको ढील दे दी गई कि हाँ आप पूरे भारत में कहीं भी करो। ये था लिबरलाइजेशन। 1991 में एलपी और जी आया था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन मतलब जी, इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से देश के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन हटे, वैसे ही देश के बाहर भी ट्रेड करने के लिए रास्ते खोल दिए गए। वो है ग्लोबलाइजेशन। कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत रिस्ट्रिक्शन थे, ये खत्म कर दिए गए। इनके लिए गाइडलाइंस बना दी गई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, है ना। तो अब क्या होने लगा कि जब हम विदेशों से खरीदना और बेचना शुरू किए, तो क्या हुआ? हमने लोन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। भाई क्या होता है, अपने देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर ज्यादा है। यदि विदेशों से लेते हो लोन पर, जैसे अमेरिका से लोन लोगे तो वहां पर ब्याज रेट कम रहता है। तो जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बढ़ने शुरू हुए, तो क्या हुआ? अकाउंटिंग के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए, और सबसे पहले आईएएस बने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर इनको बदला गया, आईएफआरएस बनाया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कुछ नहीं किया, नाम बदलते चले गए। और जो मतलब जब आईएएस बनाया तो क्या कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं का को यहां पर दूर कर दिया गया। अच्छा, ये जो था, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड चीजें होती हैं, और इन्होंने फ्रीडम दे दी कि हर कंट्री अपने हिसाब से इसको, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने हिसाब से लैंग्वेज बदल सकते हो, टर्मिनोलॉजी चेंज कर सकते हो। तो हमने जब आईएएस था तो हमने क्या बनाया? एएस। जब ये आया तो हमने बना लिया इंड-एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग। तो इनको जब हम फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं, तो कई जगह जब इंटरनेशनली चीजें होती हैं तो बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ना बोल करके क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बराबर है, ठीक है ना। मतलब पूरी फिल्म बता दी कि भाई इसको क्यों बोलते हैं अफेयर। तुम सोचो कि यार सर तो ठरकी वाली बातें कर रहे हैं यार, मतलब कहीं सेटिंग हो गई बंदे की तो अफेयर की बात नहीं। अफेयर्स का मतलब यही एसेट्स और लायबिलिटी है यहां पर। रियलिटी में तो वही है जो तुम लोग करते हो। चल ठीक है, तो पूरी रामायण बता दी। आईएफआरएस मतलब उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे कहा जाता है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। शाम तक है, YouTube में भी एप्लीकेशन है, ठीक है। हाँ चलो देखो, अब क्या है, एक एक आइटम उठा करके हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहला जो है रिसिप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट, बराबर। इसका पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बना के हमने अपने नोट सेक्शन में अपलोड कर रखा है। फिर भी मैं बता देता हूं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा। रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। हाँ, इसमें डेट वेट के कॉलम बनते हैं जो तुमने लेजर में सीखा होगा वही। ये साइड है डेबिट की और ये साइड है क्रेडिट की। सर यहाँ पर्टिकुलर नहीं लिखा, लेजर में लिखते हो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट और पेमेंट ही लिखाता है ना। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बस सिर्फ ये सोचो कि पैसा आया है क्या, इधर लिखना है। पैसा हमारे एनपीओ से गया क्या, उधर लिखना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें ओपनिंग कैश का बैलेंस भी आता है, टू ओपनिंग बैलेंस। किसका? कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है टू कैपिटल रिसिप्ट। अभी ये समझाऊंगा मैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। गेट खोलिए, नहीं रहने दो रहने दो। कैपिटल रिसिप्ट, अब कैपिटल रिसिप्ट मैं बताता हूं। जैसे क्या, स्पेसिफिक डोनेशन मिला। अभी सर स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है ये भी बताऊंगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक लिख दिया, बाकी फॉर्मेट अपना अवेलेबल है उसमें। ये जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगी ना, इसमें भी मैं पीडीएफ फाइल अटैच कर दूंगा। टू रेवेन्यू रिसिप्ट, टू रेवेन्यू रिसिप्ट जनरल डोन। अब मान लो कि सिंपली क्या मिला, सब्सक्रिप्शन मिला। क्या मिला? सब्सक्रिप्शन मिला, नॉर्मल डोनेशन मिला, है ना, बराबर। यहां पर मान लो डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिला, मीनिंग समझाऊंगा मैं, एक फॉर्मेट बता दे रहा हूं। तो आप यहां अमाउंट लिख दोगे जैसे जैसे मिलता जाएगा, बराबर। जब पेमेंट की बारी आएगी तो बाय क्या लिखोगे? कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट का मतलब क्या है कि जिस तरीके से कैपिटल रिसिप्ट है, अब आपको बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, आपने बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग के लिए पेमेंट दिया, ठीक है। बुक्स खरीदी, इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, है ना। मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब यदि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदता है, बिलियर्ड टेबल खरीद ली, बिलियर्ड टेबल वो स्नूकर वाली, वो है पूल, हाँ जो भी बोलते हो, स्टैंडर्ड शब्दों में उसको, मतलब अकाउंटिंग में उसको बिलियर्ड टेबल बोलते, तो वो खरीद लोगे। तो ये सारी चीजें क्या है? कैपिटल पेमेंट। कैसे हैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद बाय रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट आप जो करेंगे वो भी इधर लिखेंगे। आपको जब बनाना है तो ये कैपिटल है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, रेवेन्यू, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे सैलरी दे दी, है ना, टेलीफोन बिल दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इसमें आ जाएगा बाय बैलेंस, सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। अब ये भी कैश और बैंक दोनों में से किसी का भी हो सकता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो कैश या बैंक का ही होगा। अब एक एक चीज समझना शुरू करते हैं। मैंने जब शुरुआत हुई थी तो बोला था कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो सेम टू सेम किसके जैसा है? कैश बुक के जैसा है ना। कैश बुक में भी ओपनिंग कैश बैलेंस आता है और क्लोजिंग कैश बैलेंस आता है। उसमें भी पेमेंट होना चाहिए और रिसिप्ट होना चाहिए, बाकी कोई लेना देना नहीं है ना।
बाकी किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, बस पेमेंट और रिसिप्ट होना चाहिए। तो अब जैसे देखो ये कैपिटल रिसिप्ट है, जो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ऐसा है कि वो रिसिप्ट जो आज तो मिली है पर इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा। एक बार ये पैसा मिल गया, अब इससे क्या होगा, जो बेनिफिट होगा हमारा वो लॉन्ग टर्म तक होगा, लंबे समय तक हमको बेनिफिट होगा, तो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, एक बार बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल गया पैसा, तो बिल्डिंग आपने खरीद ली, तो उससे आप बेनिफिट क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म ना। रोज के रोज तो बिल्डिंग गिराओगे और बनाओगे नहीं, एक बार ही बनती है, एक बार ट्रस्ट बन गया, बिल्डिंग बन गई, काम खत्म। एक बार बिलियर्ड टेबल के लिए डोनेशन आया, वो ले ली, काम खत्म, है ना। तो इस तरह से जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली चीजें होती हैं वो कैपिटल कहलाती हैं। यदि आई हैं तो रिसिप्ट और गई हैं तो पेमेंट, बराबर। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जिसका बेनिफिट विद इन अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, एक ही साल में जो आएगा और खेल खत्म हो जाएगा, वो है कैपिटल। अब आया है तो रिसिप्ट और गया है तो पेमेंट। सैलरी जिस महीने नहीं दोगे बंदा छोड़ के निकल लेगा, है ना। मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो चीजें लग रही हैं वो रेवेन्यू, चाहे आ रही है तो रिसिप्ट और जा रही है तो पेमेंट, बराबर। अब सर आपने यहां बाइफरगेट क्यों किया, यहां पर आपने जो कैपिटल रिसिप्ट लिखा और रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा, फिर इधर आपने कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट लिखा, तो ऐसा आपने बाइफरगेशन क्यों किया। बाइफरगेशन इसलिए क्यों किया क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, इससे आपको क्या करना रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी रहेगी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, श्योर है, फिक्स है, डन है, आएगा ही आएगा। मतलब स्टेट बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर और सीबीएसई की यदि एग्जाम हो रही है तो उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन डन है, आना है, मतलब आना ही है। चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का है दोनों में। सीबीएसई यदि है तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, ये फॉर्मेट फिक्स है। एमपी बोर्ड में थोड़ा सा ऐसा है कि 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये फॉर्मेट है इसका। यानी कि जो क्वेश्चन यहां 6 में आ रहा है वो अपने को 5 में आता है, बस ये फर्क है ना, करना वही है, सेम चीज। सर अपन बड़े वाले हो गए सीबीएसई से, उनको जो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा होता है, यहाँ पर ज्यादा टफ एडजस्टमेंट होते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा लो। चल समझते हैं। तो कैपिटल और इसका बाइफरगेशन करने का उद्देश्य जो ये था कि जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये कैपिटल रिसिप्ट जाती है बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसिप्ट कहां लिखाती है, बैलेंस शीट में। कैपिटल पेमेंट कहां लिखाते हैं, बैलेंस शीट में, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू आइटम है, ये कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगी, चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट और पेमेंट होता है वो कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसमें क्या कैपिटल है क्या रेवेन्यू है, इसके लिए जो अपना फॉर्मेट है उसमें पूरा क्लियर मेंशन्ड है। 2 पेज का फॉर्मेट है, 1.5 पेज का, उसमें पूरा लिखा है कि क्या रिसिप्ट और क्या, उसको पढ़ना जरूर। आगे बढ़ते हैं। जो कैपिटल रिसिप्ट है वो लायबिलिटी है और जो कैपिटल पेमेंट है वो एसेट है, ये ध्यान रखना। इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे और इसको कैपिटल रिसिप्ट को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। ऐसा क्यों है सर, इसको एसेट मानते हो और उसको लायबिलिटी क्यों मानते हो, मन में ख्याल आना चाहिए। तो क्यों मानते हैं, क्योंकि ये पैसा, आप एक ट्रस्ट हो, आप किस लिए बने हो कि समाज की सेवा करना है, सोशल सर्विस देना है। अब आपको पैसा मिला तो वो आपकी लायबिलिटी है, आपकी जवाबदारी कि आप इसका रिटर्न दो, वापस करो इसको, किसको, जो आपके मेंबर्स हैं। और जब हमें कोई ऐसी ऑब्लिगेशन हो, ऐसी जवाबदारी हो कि इसका पेमेंट हमें रिटर्न करना है, तो वो क्या कहलाता है, लायबिलिटी। इसलिए जो रिसिप्ट है वो लायबिलिटी में जाती है और जो पेमेंट है वो एसेट में जाता है। क्लियर है, यहां कोई डाउट, रेवेन्यू में कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं ना। एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसका कि ये बनता कैसे है ना।
एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तीन बजे का टाइम ऐसा होता है कि नींद आती है। तुम एक बुक मेरे को दे दो, एक तुम्हारे। सुबह से आप सुबह से 2 महीने हुए। चल चालू होगा। चल एक क्वेश्चन समझते हैं आप, है ना। 47 21 है इसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, चल देखो, अब इस क्वेश्चन की भी पीडीएफ फाइल उसमें अटैच कर दूंगा। तो क्वेश्चन हम करते हैं, लिख दूं क्या यहां पे क्वेश्चन? लिख दूं? लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, पीडीएफ फाइल में अटैच कर दूंगा इसकी। कैश का बैलेंस दिया है आपका 8800 का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 75,200, डोनेशन 16,000, एंट्रेंस है ना। अब इसका हम बनाते हैं 21। ये है एमपी बोर्ड की बुक, एमजी राठी है ना, पेज नंबर 47 है ना। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट पेमेंट, पेमेंट लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, पेमेंट अमाउंट। ठीक है, चलो। तो आपको सबसे पहले क्या दिया है? कैश का बैलेंस दिया है। तो सबसे पहले आप यहां लिख लोगे टू बैलेंस बीडी कैश, कितना है 8800। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यहां रिसीव्ड लिखा है ना, बस टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 75,200। उसके बाद क्या लिखा है? डोनेशन, हमको मिला होगा, टू डोनेशन, मतलब मिला उसको पूरा आ जाए। हाँ, बाय डेबिट साइड टू, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड है। उसके बाद डोनेशन के बाद है एंट्रेंस फीस, तो टू एंट्रेंस फीस 8,600। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये पेमेंट है, ये पेमेंट है ना, मतलब थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या रिसिप्ट और क्या पेमेंट है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, हाँ 6,800। पेमेंट ऑफ टैक्स, तो बाय टैक्स पेड, पेमेंट है ना, पेमेंट साइड लिखना है 1200। नेक्स्ट
आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या मतलब है सर कि वो रेंट जो बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, वो यहां नहीं लिखना। यदि एक्चुअल में कैश का पेमेंट है तो यहां लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। आउटस्टैंडिंग चार्ज नहीं। लिखा होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद में यदि पेड लिखा होता तो यहां आता, है ना। यदि वो क्लियर मेंशन कर देता कि पेड तो यहां आता। सर पेटीएम चार्जेस भी लिख सकते ना, हो जाए कुछ भी चार्ज लिख दे, पेमेंट है तो ठीक है, पर यदि वो आउटस्टैंडिंग के साथ में कुछ लिख देगा तो वहां नहीं आएगा, जब तक वो स्पेसिफाई ना करे कि हाँ पेमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर सैलरी, बाय सैलरी 40, हार्मोनियम टू सेकेंड बाय होनोरेरियम। होनोरेरियम क्या होता है ये समझते हैं। होनोरेरियम का मतलब ये होता है कि जब हम कई बार क्या होता है, स्पेशल गेस्ट आते हैं जो लेक्चर देते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे एक स्पेशल आते हैं, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आया स्पीच देने, ज्ञान की दुकान फैलाने, तो उस तरीके से यदि कोई स्पेसिफिक बंदा आता है और उसके लिए हम कोई पेमेंट देते हैं तो उसको सैलरी तो है नहीं वो, क्योंकि अपने यहाँ मजदूर तो है नहीं, वो अपने यहाँ जॉब तो कर नहीं रहा है, तो फिर हम उसको एक सम्मानजनक शब्द से का इस्तेमाल करते हुए क्या लिखते हैं, होनोरेरियम। ठीक है, कितना, 5,000। देखो अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया होगा कि मिला होगा, मिला होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला होगा तो उसको रिसीव्ड में लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,200। हाँ 5,900। स्टेशनरी हमने पे की होगी, खरीदी होगी हमने, तो बाय स्टेशनरी 700 रुपए। पेटी एक्सपेंसेस ये भी पेड हुए होंगे। पेटी मतलब वो वाली पेटी नहीं है, पेटी का मतलब है छोटे मोटे खर्चे 10-20 रुपए वाले, चाय पिला दी, पेन खरीद लिया, पेंसिल खरीद ली, लाइक दैट, छोटे छोटे। कितने, 1800। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी हमने पे किया होगा, बाय इंश्योरेंस 600। प्रीमियम। डिप्रिसिएशन कैश आइटम नहीं है। डिप्रिसिएशन क्या होता है समझाता हूं। डिप्रिसिएशन कैश आइटम नहीं है, वो यहां नहीं आता, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि आपकी जो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो उसको बोला जाता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यानी हिंदी में बोलते हैं घसारा, हास, मूल्य हास, मूल्य में कमी होना, लेकिन उसमें फिक्स है कि किस वजह से मूल्य में कमी हुई है। कमी ये है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका मतलब आपके पास जो फिक्स्ड एसेट है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो एब्सोल्यूट हो गई, एब्सोल्यूट हो गई। बस एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा। वियर एंड टीयर है ना, है ना, इफ्लक्स ऑफ टाइम। यदि ये 4 वजह हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होने के, तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। पहला एक्सीडेंट, हाँ गाड़ी थी हमारी, किसी से जाके गले मिल ली, है ना, उमड़ उमड़ के प्यार आया, सावन झूम के, है ना, तो ये एक्सीडेंट में की वजह से डैमेज हुआ, वैल्यू कम हो गई। एब्सोल्यूट यानी आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, चलन से बाहर हो गई वो चीजें। जैसे पुराने जो कीपैड फोन थे अब चलन में नहीं है, या जब से 4G आया, जब से 2G मोबाइल कोई नहीं पूछता, ट्रेंड से बाहर हो गया, इसकी वजह से उनकी वैल्यू डाउन हो गई। पुरानी फोटोकॉपी की मशीनें जो थी वो अब आउट ऑफ ट्रेंड है। ऐसे करके कोई भी ऐसी चीज है जो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है, चलन से बाहर हो गई, वो एब्सोल्यूट है। कपड़े भी बिल्कुल, तो वो क्या कहलाएंगे, डिप्रिसिएशन।
इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय गुजरने से। आपने चीज ले ली, यूज नहीं किया, पर उसका बहुत समय हो गया। आप एक मोबाइल लाए, पेटी पैक रखा हुआ है, पर चूंकि वो शोरूम से निकल चुका है, उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, वियर एंड टियर यूज करोगे तो उसमें घिसावट तो आएगी। तो इन वजहों से यदि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हुई है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और वो कैश आइटम नहीं होता, नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आता। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ उतना आता है जितना कैश में होता है। ठीक है, पेमेंट कैश का हुआ है तो इधर, और रिसीव हुआ है तो इधर। अब ये पूरा टोटल करके यहां लिखो, और उसमें से माइनस करोगे तो यहां पे बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस CD, ये कैश का बैलेंस होगा। ठीक है, कितना आएगा? कैरिड डाउन, BD मतलब ब्रॉड डाउन। ऐसा नहीं कि ये BD लिखा है और वो सिगरेट है, कि शुरुआत बीड़ी से की, फिर नशे की आदत लत बढ़ गई तो नशा स्टैंडर्ड करने लग गए, सिगरेट पीने लग। ऐसा नहीं, ओपनिंग है ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन। ये है नीचे से ऊपर लाए, और ये है ऊपर से नीचे लाए। ठीक है, इधर का टोटल दोनों तरफ जो बड़ा होगा वो आएगा, मतलब इधर का टोटल लगाओगे और इधर का भी लगाओगे, जो बड़ा है वो खड़ा है, ये ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है? दोनों का जो बड़ा होगा अमाउंट वही दोनों साइड आएगा। यदि इधर का टोटल बड़ा है तो वही इधर खड़ा है, ये ध्यान रखना। बैलेंसिंग फिगर आएगा, इधर का बड़ा है तो फिर इधर वही खड़ा है, जो बड़ा है वो खड़ा है, बस इतना याद रखना। टोटल लगाओ इसका, जो भी हो, इधर का ही टोटल बड़ा है, और इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 55,400। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन्होंने, हाँ 22, क्वेश्चन नंबर 22। ओपनिंग कैश बैलेंस एज ऑन 1 Jan 2018 ऑफ रानू क्लब वॉज 8,000। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है कि कैश का बैलेंस कितना है? 8,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ? 35,000। ठीक है, फिर क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर इन एडवांस। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी मिल गया 1,000। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी मिली? ये रिसीव हुई होगी। फिर है इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट कितने के? 25,000 के। उसके बाद बॉट फर्नीचर, आपने क्या किया? फर्नीचर लेके आ गए। बॉट फर्नीचर 3,000, 3,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस पेड, जनरल एक्सपेंस पेड कितना है? 5500। सर आपने छोड़ दिया। हाँ पकड़ लेते हैं। स्पोर्ट मटेरियल, बॉट स्पोर्ट्स मटेरियल बॉट स्पोर्ट्स मटेरियल आप कितने का लाए? 3,000। 3,000 का। नेक्स्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 300। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट 10%। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। ठीक है, बस अब हमको क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बराबर।
कुछ नहीं करना मुझे, फॉर्मेट तो यही है। बराबर। सबसे पहले कैश का बैलेंस कितना दिया है? 8000। बस अब ये चेक करना है कि मिला है कि दिया है। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। करेंट ईयर के लिए कितना है? रिसीव्ड लिखा है उसमें, और सब्सक्रिप्शन आता ही है। ये क्लब है ना, क्लब है, यहाँ डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस सब आता है ना। और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या है? 1000। टोटल कितना मिला? 36,000। 36,000 ये हमको मिला, बराबर। उसके बाद क्या है? टू लाइफ मेंबरशिप फीस। कोई बंदा है उसको बहुत ज्यादा खुजली थी, उन्होंने बोला मेरे को तो जीवन भर के लिए मेंबर बना लो, मैं तो ब्याह ही करना चाहता हूं इस क्लब से। लाइफ मेंबरशिप फीस है, जब तक जीऊंगा मरूंगा बस इस क्लब का होके ही रहूंगा। लाइफ मेंबरशिप फीस। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट मेड, आप इन्वेस्टमेंट करोगे मतलब पेमेंट होगा, तो बाय इन्वेस्टमेंट 25,000। उसके बाद बॉट फर्नीचर खरीदोगे, पेमेंट है, तो बाय फर्नीचर 3,000। फिर जनरल एक्सपेंसेस पेड, पेमेंट है, क्लियर लिख दिया उन्होंने, तो आंख बंद करके यहां लिख दो जनरल एक्सपेंस 5,500। बॉट स्पोर्ट्स मटेरियल, तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट ही हुआ होगा 3। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग यहां नहीं आएंगे और डेप्रिसिएशन भी यहां नहीं आएगा, सिर्फ उतना ही आएगा जितना आया और जितना गया। इधर का टोटल 36, 6, 42 और 8, 50। इधर का टोटल 25 और 3, 28 और 3, 31 और 5, 36, 36,500। क्या आएगा टोटल में? सर आपने तो बोला था जो बड़ा है वो खड़ा है, 36,500। तो 50,000 यहां लिखो और इसमें से माइनस करके बाय बैलेंस CD। 50 में मतलब जो कमाएगा उसको माइनस करना है। डिफरेंस लेना है दोनों का, ये डिफरेंस जो आएगा वो यहां लिखना है। कितना? 13,500। आंसर मैच हो रहा है क्या? यस सर। बराबर है। कोई समस्या? बना के लाओगे? आगे के क्वेश्चन जो हैं खुद कर लोगे, कल चेक करूंगा होमवर्क। बताओ सर कितने क्वेश्चन करना पूरे जितने हो जाएं आखिरी तक, जो नहीं बनेंगे वो मैं बता दूंगा 26 तक। ठीक है, कल मिले। कोई दिक्कत? आसान है, आसान। करना जरूर। ठीक है सर। कल शार्प 4 PM 3 PM में अपन मिलते हैं। यस सर। इसका बंद कर दो।